हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं हम लोग अगले वाले सेशन की। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर आपकी सीरीज चल रही है, दिस इज़ अ प्रॉपर रिविजन पार्ट। ठीक है, आप बस ये मत कहना कि मैम आपने पहले भी एक हफ्ते की छुट्टी ली थी फिर आप छुट्टी ले लियो। सो डोंट वरी, जैसे मैंने पहले कवर किया था आपका डे बेसिस पर, उसी तरीके से जो अभी आपका होगा वो स्पेशल क्लासेस में मैं आपका डे के बेसिस पे कवर कर दूंगी। वो मेरी टेंशन है, वो तुम्हारी टेंशन नहीं है। तुम्हारा काम सिंपल सा इतना है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे रिवीजन का ये पूरा पार्ट मिल रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आई थिंक ये आपको पता होगा। रीज़न भी क्योंकि बहुत सारे एग्जाम शेड्यूल हैं, चाहे वो आपका एसएससी का पार्ट हो या फिर आपका इन फ्यूचर एनडीए सीडीएस के जो एग्जाम्स अभी आएंगे आगे उनके बारे में हो, या स्टेट पीएससी का, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर होंगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पर मिस मत करिएगा। और रेगुलर तरीके से आपका जो क्लास है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट एक हफ्ते की छुट्टी थी तो उतने में आपकी ये सारी चीज़ें कवर हुई। ठीक है, चलिए अच्छा तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। दिस इज़ द कंपाइलेशन ऑफ अक्टूबर। एक बार इस सेशन के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सो दैट आप यहाँ पर खुद तो रिवीजन करो, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा कंपटीशन कर लो, थोड़ा सा इत्तू सा। ठीक है, चलिए तो पहला यहाँ पे सवाल आपके सामने आता हुआ, और उम्मीद करेंगे कि मोटिवेशन तो आपके अंदर ऑलरेडी भर भर के आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। एग्जामिनेशन टाइम पे मोटिवेशन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा क्या, डबल होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे ना हमेशा हम बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं ना। फिर ऐसी वाली हालत होती है कि सामने किताब रखी हुई है, मन कर रहा है कि कोई ऐसे लेके ऐसे भर भर के सारा जो ज्ञान है वो हमारे ऊपर डालता जाए, है ना, ऐसा वाला फील आता है। सो प्लीज़ यहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करिए सो दैट यहाँ पर आपका जो पूरा सेक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलो अच्छा तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना, झट से आंसर करिएगा। ठीक है, पहला सवाल, चलो बताओ। कहा जा रहा है सिविल एविएशन मिनिस्टर हैज लॉन्च कृषि उड़ान 2.0, यानी कि कृषि उड़ान 2.0 जो है वो अभी हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। सवाल में आपसे बस इतना सा पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको यहाँ पे पर्सन का नाम बताना है, ध्यान देना, पर्सन का नाम पूछा गया है। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास में? ऑब्वियस सी बात है, ज्योतिराव सिंधिया के पास में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा, दैट इज ज्योतिराव सिंधिया। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज और बता दें, रुको, ये जो नाम लिखा हुआ देख रहे हो एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है वो आपको इनके पास में मिलेगी। नेक्स्ट अगर आप इस नाम की बात करो तो इनके पास में आपको फर्टिलाइजर्स या फर्टिलाइजर्स कह रहे हैं, सॉरी पेस्टिसाइड्स हैं या फिर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये सारा का सारा आता है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, लेकिन जब हम फार्मा की बात करते हैं या फिर आप मान लीजिए कि जब हम किसी केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं तो वो अलग होता है। लेकिन सोनवाल जी की अगर हम बात करें तो इनके पास में आपको दो मिनिस्ट्री मिलेंगी। पहली मिनिस्ट्री जो है वो तो है शिपिंग, ठीक है, कौन सी है? शिपिंग। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आयुष। तो ये दोनों की दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला सुनिएगा, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ज्योतिराव सिंधिया हैं, आपको ध्यान होगा कि वंस अपॉन अ टाइम इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ के चार्जेस की डिमांड की गई थी। ऑल्दो इनके ऊपर इम्पोज नहीं हुए थे, क्योंकि ये चार्जेस उन लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं वो या तो एमपी हों यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या फिर वो एमएलए हों यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हों, तभी यहाँ पर ये लागू होता है। अदरवाइज इनके ऊपर ये चीज लागू नहीं की गई थी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपको याद हो तो 52 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर ये चीज लिखी गई है। राजीव गांधी जी के समय पर इसको लाया गया था। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था कि जो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी पार्टी को चेंज कर लेते हैं, है ना। और कई बार आपने देखा होगा कि पैसे वैसे दे के भी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको पार्टीज में चेंज किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर रोकने की कोशिश करी गई। अगला, संभव, ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया। सवाल कह रहा है कि ये बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। अब देखो, संभव की बात आई है तो संभव का मतलब क्या हो गया? कोई चीज ऐसी जो कि पॉसिबल है, कोई चीज ऐसी जो कि क्या है? पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटीज के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर कौन सा वाला हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि एमएसएमई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया।
अब इसमें होगा क्या, देखिए 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्या, स्टार्टअप डे, सबको पता है। पूरा एक हफ्ते जो है वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो स्टार्टअप होते हैं इनके लिए पैसा वैसा या इनके लिए कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या इनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स, ये सारा काम कौन करेगा, ये MSME मिनिस्ट्री के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। Which country has inaugurated world's largest hydrogen fuel cell power plant? हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करिएगा। और भाई एक बार से सेशन को लाइव जब हो जाता है ना आपके लिए, तो उसको लाइक और शेयर भी मार दिया करो, है ना, क्योंकि अब वही वाली बात है, ये काम कहने के थोड़ी ना होते, तो खुद से करने वाला काम होता है ना। चलिए अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सुनिएगा, जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चली, कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख के बताओ। हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो वर्ल्ड में कहाँ पर चलाएगी। आपको याद होगा जब हमने ड्राइवरलेस ट्रेन की बात करी थी तो वो जर्मनी के अंदर हुआ था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि G7 की जो मीटिंग हो रही है 2022 की, उसको अभी कहाँ पे कंडक्ट किया गया, जर्मनी के अंडर ही कंडक्ट किया गया। और अगर पूछा जाए हाइड्रोजन बसेस इंडिया में कहाँ पे चलाई गई, तो आप बोलोगे लद्दाख एंड दिल्ली के अंदर इनको चलाया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जापान के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। फाइन, नेक्स्ट पे आइए, बताइए। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा वाला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप किया है। देखो इंडिया की जब बात आएगी ना, तो 150 या 200 में इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या IITs हैं, ये सारी आती तो हैं, बट यहाँ क्वेश्चन में आपसे टॉप पूछा जा रहा है। बट ये ध्यान रखिएगा, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो कि बेंगलुरु के अंदर है, ये तीनों आपको कहीं ना कहीं हमेशा टॉप पे देखने को मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बड़े सारे लोगों का सपना होता है ना। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सुनिएगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये सबसे पहली बार जब स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा शौक चढ़ा था, अरे बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, बायो कौन पढ़ता है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है ना। तो बड़ा नया सा एक खुमार होता है ना बायोटेक्नोलॉजी का। ये स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु के अंदर। आपने एक नाम सुना होगा SRM इंस्टीट्यूट का, बहुत ही फेमस है SRM इंस्टीट्यूट। उन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स स्टार्ट किया था, मेरे को याद है 2011 की आई थिंक बात है। तब जाके सबसे पहला जो कोर्स है, मतलब एक स्पेसिफिक कोर्स जो है बायोटेक्नोलॉजी का, वो हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। उस टाइम तक लोग टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्स ये सब चीज़ें समझते तो थे, बट इंडिया में जो कोर्सेज है ना, ये काफ़ी बाद में स्टार्ट हुए। अभी तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्कोप हो चुका है इसका, है ना। चलिए आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका आंसर बनेगा राजेश गोखले। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। इंटरनेशनल डे फॉर द इंटरनेट, इंटरनेशनल डे फॉर द इंटरनेट। अब देखो, इंटरनेट सेफगार्ड भी होता है, इंटरनेट डे भी होता है। अब आप कहेंगे कि मैम इंटरनेट को यूज़ करना क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है। देखो तुम्हारा फंडामेंटल राइट जो है ना बेटा, वो तभी तक काम करता है जब तक तुम उसका इस्तेमाल अपने दोस्त यारों के साथ में करते हो। लेकिन जैसे ही जब उनकी बारी आती है ना कि तुम घर पे उनका इस्तेमाल करने लगते हो, तो हमेशा वो जीरो हो जाते हैं। फिर आगे लिख कर पता है क्या आता है, व्हेन यू आर अप्लाइंग योर फंडामेंटल राइट्स एट होम, तो आगे लिख के आता है ऐसे करके, क्या ठीक है, ऐसे करके लिख कर आता है। तो थोड़ा सा समझिएगा, ये सब चीज़ें जो है घर पे इस्तेमाल करने वाली नहीं होती हैं। ओके चलो, अब इंटरनेट का जो यूज़ है, आप कहोगे कि क्या ये फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, ये फंडामेंटल राइट है, बट ऐसा किसने बोला है, ऐसा केरला की सरकार के द्वारा बोला गया। इसके अलावा सोशल मीडिया का जो यूज़ है, यानी कि जो सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, या ये आपका क्या नाम है, फेसबुक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब क्या है, सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया को क्या फंडामेंटल राइट माना जाता है। सब जगह पे नहीं है, बट हाँ त्रिपुरा ने यहाँ पे ज़रूर कहा हुआ है कि दिस इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये ध्यान रखना, कई बार ऐसे छुटकू पुटकू सवाल जो है वो मिल जाते हैं। इसका आंसर क्या है, 29 अक्टूबर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू पास द वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। फिर से बता दें, जो बच्चे क्लास में देर में ज्वाइन कर रहे हैं, दिस इज अ अक्टूबर कंपाइलेशन। मैंने पूरी सीरीज यहाँ पे चलाई है लास्ट 6 मंथ
है करंट अफेयर्स की, उसे चेक कर लीजिएगा। और रात में 8 बजे टॉप 50 ज्योग्राफी, टॉप 50 पॉलिटी, वो भी चीज़ें आपके लिए शेड्यूल कर दी गई हैं। तो टेलीग्राम पे एक बार से पूरा शेड्यूल देख लेना। मैंने 20 तारीख को ही पूरा शेड्यूल लिखकर उसको पिन कर दिया है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। टेलीग्राम बता दूं कौन सा है, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए टेलीग्राम है। फाइन, यहाँ से आप जब जाओगे तो आपको हर एक क्लास की पीडीएफ एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड है। और यहीं पर आपको जो नया वाला बैच स्टार्ट होने वाला है ना, जीके विद जीएस वाला, जिसके अंदर जीके अलग से पढ़ाएंगे, जीएस अलग से पढ़ाएंगे, वो भी आपको लिंक यहीं पर मिल जाएगा। फाइन, चलो अच्छा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, इंडिया का फर्स्ट रेडियो एवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम जो है, ये अभी हाल ही में क्या मतलब अक्टूबर में, कहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है, सिटी आपसे पूछी गई है कि कौन सी सिटी है या कौन सा पोर्ट है जहां पे सिस्टम को स्टार्ट किया गया। एक्चुअल में क्या होता है ना कि कई बार जब नेविगेट करती हैं शिप्स या फिर जब जहाज वगैरह पानी में जाते हैं ना, तो कई बार नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं। हम लोग नॉर्मली अगर हाईवे पे चल रहे होते हैं, जैसे मान लो एक्सप्रेस वे पे चल रहे होते हैं, तो भी हमारा नेटवर्क बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है, राइट। तो बस यहाँ पर आपको यही चीज़ पूछी जा रही है कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी को बेटर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा। ऑल्टरनेटिव क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रेडियो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम की शुरुआत करें, मतलब अब रेडियो के थ्रू क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कहाँ पे स्टार्ट इसको किया गया, तो ये हो जाएगा कहाँ पर, कोलकाता पोर्ट के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। कहां पर है, ऑब्वियस ही बात है कोलकाता में ही होगा, कोलकाता पोर्ट है तो। नेक्स्ट सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला था, 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इनटू एलिगेशंस ऑफ द अनऑथराइज्ड सर्वेलांस यूजिंग द पेगासस। याद आया पेगासस की कहानी, पेगासस की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था पेगासस जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी के भी फ़ोन में चला जाता है तो उसका सारा का सारा जो डेटा है वो खा जाता है, मतलब कि वो सारा डेटा ले लेता है। और जब एक बार से सारा डेटा ले लेता है तो फ़ोन अपने आप चलना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, पैर नहीं लगते, अपने आप चलने से मतलब है फॉर एग्जाम्पल कैमरा ऑन होना या किसी को कॉल कनेक्ट होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप से होने लगती हैं। सेकेंडली, इसको डेवलप तो किया गया था कब, बहुत पहले 2016 के समय की बात है, इजराइल ने इसको डेवलप किया था और धीरे धीरे करके इसको काफ़ी सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स ने खरीदा था। हमारे देश ने भी इसके ऊपर एक MOU साइन किया था विद इजराइल, ठीक है। इजराइल के साथ में हम डिफेंस टाइज करते हैं ना, तो डिफेंस टाइज के अंदर इसको रखा गया था पेगासस को। आपसे पूछा जा रहा है कमेटी के हेड कौन है, तो RV रविंद्रन इसके हेड बनाए गए, क्योंकि इसका जो केस है ना वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब एक सवाल खड़ा हो गया था कि जब हमारे यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी है ना, जब हमारे यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी है अंडर आर्टिकल नंबर 21, तो फिर यहाँ पे पेगासस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का डेटा लीक भी हुआ था मिनिस्टर्स में, ठीक है। नेम द ऐप दैट वाज लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था, फॉर द डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल द पोलिंग स्टेशन। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, जितने भी ओवरऑल पोलिंग स्टेशन हैं, उनके लिए यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया गया कि उनका जो डेटा है, उनका डेटा क्या किया जाएगा, हर जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, हर जगह पर। आपसे कहा जा रहा है कि उस ऐप का नाम क्या है, उस ऐप का नाम क्या हो जाएगा, गरुड़ इज द नेम। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारे ऐप्स लॉन्च किए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 की बात है, इससे पहले भी इन्होंने ऐप्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आपको याद होगा सी विजिल आया था, ठीक है। उससे पहले देखोगे तो स्वाइप आया था। ये कुछ ऐसे ऐप या फिर पोर्टल्स वगैरह हैं जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 324 हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में एक बारी से लिख के बता दो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर आपको बता ही दिया। अगला सुनिएगा, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, याद आई किताब, ये किताब मैंने आपको पढ़ाई थी, क्योंकि ये किताब जो थी ये मैंने आपको याद कराई थी, बताते हैं। वो जो मोदी जी के ऊपर एक किताब आई थी ना, जिसमें 2 सालों में किस तरीके से उन्होंने कोविड को कंट्रोल करने के लिए काम किया, प्रोटेक्ट इंडिया करके थी ना ये किताब, बस तभी मैंने तुमको ये वाली किताब बताई थी। सवाल में कहा जा रहा है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। अब देखो इसमें से एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, बस ये बताओ।
है ना। तो बस आंसर क्या है, आंसर ए बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है रमेश पोखरियाल जी के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट पे आइए, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ इट, व्हाट इज अ रेंज ऑफ इट। अग्नि 5 की रेंज क्या है, अग्नि 5 की रेंज क्या है। देखो अग्नि के ना टोटल 6 वर्जन्स हैं। कितने वर्जन्स हैं, 6 वर्जन्स हैं, जिसमें से 5 तो आपने नॉर्मली देखे ही होंगे, लेकिन इसमें जो नया वाला यानी कि जो 6 वाला वर्जन जो बन रहा है वो इंटरकॉन्टिनेंटल है। इंटरकॉन्टिनेंटल से मतलब क्या होता है कि मान लो कि हम एशिया में हैं और हमें मान लीजिए अफ्रीका के किसी जोन पे अगर मिसाइल को लॉन्च करना है तो वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे अटैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया तो हमेशा ही बोलता है अरे हमारी तो सारी मिसाइल जो हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल हैं। तो इंटरकॉन्टिनेंटल अगर कोई भी मिसाइल होती है तो हमेशा याद रखिएगा उसकी जो रेंज होगी वो हमेशा 6000 से ऊपर की ही होती है। 6000 से कम वाली जो होती हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5000, क्योंकि 5 है, 5 से 5000 और जो 6 वाला वर्जन बन रहा है वो आपका जाएगा 12000 तक, मैक्सिमम 12000 तक। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में एक यहाँ पे पूरा वीक सेलिब्रेट किया गया, विजिलेंस वीक। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा ना बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, घोटाले होते हैं, इसके लिए एक CBC बना हुआ है ना, और इन्फॉर्मेशन के लिए CIC बना हुआ है। बस एक बार से बताना तो CBC हमारे यहाँ पे कौन है, गलत किया तो समझ लेंगे बेटा कि पिछली वाली छुट्टी में तुम रिवीजन नहीं किया। मैंने बोला था ना सारा रिवीजन करना, तो बेटा जब कह रहे हैं काम करो 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 तो उस काम को किया करो। बात समझ रहे हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस मत किया करो अरे अब ये बताओ अब मैम कैसी पढ़ाएंगी, अरे अब ये कैसे हो जाएगा। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम तो करो। ओके चलो आंसर करके बताओ CBC कौन है। इसका देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, थीम पूछी गई है ना, सिंपल इंडिपेंडेंट इंडिया एट 75 सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी, इसकी थीम रखी गई थी। इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, गो ग्रीन स्कीम टू प्रोवाइड द सब्सिडाइज व्हीकल्स टू द वर्कर। सवाल में कहा जा रहा है कि गो ग्रीन नाम की जो योजना है ये अभी कुछ समय पहले लॉन्च करी गई थी, और इसको जब लॉन्च किया गया था उसके कुछ समय बाद में ही उस पर्टिकुलर स्टेट ने अपने यहाँ पे बायो फार्माक्यूटिकल्स के लिए या बायो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने यहाँ पे एक अलग से भी एक्ट बनाया था ताकि एनर्जी जो है वो ग्रीन फॉर्म में रहे, है ना। तो ये किसने लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया गया था गुजरात के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, गुजरात। नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ ADB बैंक। अब देखो ADB बैंक की जब भी बात आएगी तो ये ध्यान रखना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला के अंदर। अब आधे तो इसको मनीला को यही नहीं समझ पाते कि कहाँ पर है, तो बेटा ये फिलीपींस के अंदर है। कहाँ है, फिलीपींस के अंदर है, ठीक है। और अगर मनीला आएगा, फिलीपींस आएगा तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि फिलीपींस की जो लोकेशन है वो आपको कौन से सी में मिलेगी, तो ये आपको पैसिफिक ओशियन के अंदर मिलती है। कोई सी भी नहीं है वहाँ पर, ओशियन आपको मिलेगा जिसका नाम क्या है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ये ध्यान रखना ही। अच्छा इसके ऊपर के साइड पे मैप में देखोगे तो आपको लग्जन नाम की एक जगह मिलेगी, एक आइलैंड है, ओके, एक आइलैंड है, ताइवान का हिस्सा है। और ये जो लग्जन है इसी नाम से आपको एक स्ट्रेट मिलती है जिसे हम कहते हैं लग्जन स्ट्रेट, जो कि ताइवान को फिलीपीन से अलग करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा मिजोरम को इतना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया गया है किस चीज़ के लिए, कि वहाँ पर फाइनेंशियल रेडीनेस हो सके। इसका मतलब क्या होता क्या ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं बट उनके पास में क्या है, पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, बैंक के पास में जाएंगे, लोन लेंगे। इन केस उनको लोन नहीं मिल पा रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे वो लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनकी सहायता से लोन लेंगे और अपने काम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज सिंपली अ लोन जो कि ADB ने दिया है। अगला, शावगाट मिर्जियोयेव अभी हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। ताशकंद फाइल्स, ये मूवी देखी है, वैसे मैंने ये मूवी देखी नहीं है, मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा इसका हिस्सा देखा हुआ है। आई होप कि आपने देखी होगी। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे आइए, बताइए। हाँ जी, कोजंगल, कुछ याद आ रहा है, ये एक मूवी कोजंगल नाम की जो मूवी है, अब
अब देखो, जब समझिएगा डेटा जो है वो आपने जो नया वाला पढ़ा है उसमें तो आपको मालूम है कि ये अब आउट हो चुकी है ना, अब ये ऑस्कर के अंदर नहीं है, ये आपको मालूम है, ये नया वाला डेटा है। ठीक, करंट अफेयर्स कब का है? अक्टूबर 2021 का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो न्यूज़ है ना, ये उस टाइम के लिए न्यूज़ थी, लेकिन इस टाइम के लिए क्या हो गई, ये न्यूज़ नहीं है। वाई? क्योंकि अब तो ये आउट हो गई, ऑस्कर से बाहर ही हो गई। जब बाहर हो गई तो हमारे काम की नहीं है। बट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सी वाली मूवी थी जिसने एंट्री ली थी 94th अकेडमी अवार्ड्स के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा? क्विजिकल हो जाएगा। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज में थी? तो तमिल लैंग्वेज में थी। कौन सी? तमिल लैंग्वेज में आपको ही मिलेगी। इसी के साथ में आपने देखा होगा, जब तमिल की बात करेंगे तो पोंगल फेस्टिवल आएगा, पोंगल फेस्टिवल की बात करेंगे तो हम जल्लीकट्टू की बात करेंगे। तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है वो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड यूजुअली उसके ऊपर सवाल जो हैं वो आपके फेस्टिवल्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला बताओ। मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम क्या है? साइरगस 4A, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है एरियन 5 रॉकेट की सहायता से। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सी कंट्री ने ऐसा किया है? नेम द कंट्री, नेम द कंट्री, देश का नाम बताइए, बताओ। नेम द कंट्री। चलो, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फ्रांस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फ्रांस के साथ में इंडिया की अगर हम डील्स की बात करें तो आपको राफेल मिलेगा, है ना, और ये राफेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। इसके अलावा स्कॉर्पिनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंडिया ने काफ़ी सारे जो आईएनएस हैं उनको भी डेवलप किया हुआ है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्रांस है। नेक्स्ट पे आओ। नेम द मेडेन ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडिया एंड यूके। नाम क्या है भैया एक्सरसाइज का? कोंकण कोस्ट पे हुई है, अरब सागर में हुई है। तो यहाँ पे ज़रा समझिएगा, अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो ये वाला जो जोन आप देखोगे, महाराष्ट्र एंड गोवा वाला जो पार्ट है, इसे हम कोंकण के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? कोंकण। और जो कोंकण वाला ये एरिया है इसी को हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हुई है उसका नाम क्या है? कोंकण शक्ति। किसके किसके बीच में हुई है? ये इंडिया और यूके के बीच में इसको कंडक्ट किया गया है। बस ये ध्यान रखना कि ये जो वाटर बॉडी है ये कौन सी है? ये अरब सागर है। क्या है? अरेबियन सी है। चलो, इसका आंसर तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक क्या है यार? मित्र शक्ति लिखा हुआ है। क्या है? मित्र शक्ति। अब मित्र शक्ति आपको याद होगा, अभी हाल ही में श्रीलंका और इंडिया के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन भी किया गया था। तो ये भी आपके लिए क्या है? अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड डैश ईयर एज अ इन्फेंट्री डे। एज आ इन्फेंट्री डे, कौन सा डे होता है जिसको इन्फेंट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है या फिर याद किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 27 अक्टूबर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्मी डे नहीं पूछा गया है। आर्मी वेटरन डे पूछते तो तुम यहाँ पे आंसर 14 जनवरी करते। अगर आपसे आर्मी डे पूछा जाता तो आप आंसर 15 जनवरी करते हैं। समझ गए? तो ये दोनों में डिफरेंस है और ये सवाल जो है वो इन्फेंट्री डे है, दैट इज 27 अक्टूबर। अगला, द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। देखो क्या होता है, जो हम जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप इमामबाड़े में आए, है ना। जब मैं गई थी बेंगलुरु, तो वहाँ पे हम लोग गए थे बेंगलुरु पैलेस में। बहुत ही खूबसूरत सा वो पैलेस बना हुआ है। तो वहाँ पे ना क्या होता है, वहाँ पे आपको हेडफोन्स दिए जाते हैं और एक वो होता है क्या नाम है, ऑडियो कैसेट होती है, वो आपको दी जाती है और आप उसको प्ले करते हो। और जैसे जैसे आप जिधर जिधर से होते हुए जाओगे तो वहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है वो आपको ऑडियो के फॉर्म में पूरी कहानी जो है वो सुनने को मिलती है। ये आपको हर जगह पे मिलेगा। आप इमामबाड़ा जाओ या कोई भी अगर हेरिटेज साइट है वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं। हेरिटेज साइट या यूनेस्को के हेरिटेज साइट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग कि इंडिया की जो हेरिटेज साइट है, हमारी भी तो कुछ धरोहर है ना, तो ये जो धरोहर है, जो हेरिटेज है, उसकी बात हो रही है। अब इसमें क्या होता है, जो चीज़ें हैं, जो उनकी खूबी है, क्यों वो हेरिटेज हैं, उन सबको यहाँ पे किसमें, ऑडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है और लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो इसके लिए जो डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 27 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। थीम पूछी जा रही है, इस डे की थीम पूछी जा रही है, आंसर करो। व्हाट विल बी द थीम? सोच समझ के आंसर करना। देखो अगर हेरिटेज साइट पूछी जाए यूनेस्को के अंदर तो आप सबको मालूम है कि नंबर ऑफ साइट्स विल बी व्हाट, 40 है ना, सभी लोग जानते हैं। रामप्पा टेम्पल जो है दैट इज़ द लास्ट वन, वो सबसे आखिरी वाला है। और अभी हाल ही में होसाला डायनेस्टी जो है उसको नॉमिनेट किया गया है ताकि उसको यूनेस्को के अंदर जोड़ा जा सके। ठीक है,
फिर मैंने आपको बताया था रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट्स जो है वो बेटा 49 है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को साथ में मिला मत देना। इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल है, योर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या है, योर विंडो टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट पे आ जाओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, जिसे हम कैसे बोलते हैं, AIIB के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, अब ध्यान से समझना, AIIB है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। अब देखो, जब UPSC सवाल पूछेगा या फिर जब स्टेट PSC सवाल पूछेगा तो वो डायरेक्टली तुमसे ये नहीं पूछेगा, ये सवाल तो तुम्हारे बैंकिंग, रेलवे और SSC इसके अंदर आएगा। लेकिन अगर तुमसे ये लाइक UPSC और स्टेट PSC सवाल पूछेंगे ना, तो व्हाट दे विल आस्क यू कि मुझे ये बताओ कि ये जो बैंक है ये क्या सिर्फ एशिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देता है? नो, ये सिर्फ एशिया के अंदर नहीं, एशिया के बाहर भी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए होता है तो ये भी वो लोन के फॉर्म में देता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लास्ट में बी पे खत्म हो रहा है, बी से शुरू होगा, दैट इज बीजिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। अगला है फर्स्ट स्टेट टू अचीव द ओपन डेफिकेशन फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच हाउस होल्ड। ध्यान दीजिएगा, ओपन डेफिकेशन फ्री अगर पूछा जाता तो आप आंसर तेलंगाना करते, लेकिन सवाल के अंदर ओपन डेफिकेशन फ्री के साथ साथ पूछा गया है इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच हाउस होल्ड, ये भी आपसे पूछा गया सवाल में। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा गो गोवा गॉन। क्या है, गो गोवा गॉन, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आ गए हम गोवा के बारे में। तो गोवा वाले बीच पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ मिलेगी, अल्कोहल म्यूजियम मिलेगा, है ना। उसके अलावा अगर आप गोवा के बीच पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 1-2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 1 नेशनल पार्क मिलेगा। इसके अलावा मांडवी और जौरी रिवर जो है वो भी आपको यहाँ मिलेंगी। लिबरेशन ईयर कई बार पूछ लिया जाता है, या कहा जाता है कि सबसे पहले जो वास्को डी गामा आए थे उस टाइम पे जैमुरीन, कलिकट, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं गोवा के रिस्पेक्ट में। तो गोवा को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार से लिख के बताना कि गवर्नर कौन है गोवा के। गड़बड़ मत करना, देखो बहुत ही आसान सवाल पूछा है, द गवर्नर ऑफ गोवा, गोवा गॉन के गवर्नर। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, देखो, यूपी हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ द विच रेलवे स्टेशन टू द अयोध्या कैंटनमेंट। देखो, अयोध्या कैंट का जो ये नाम है ना, ये नाम अभी हाल ही में बदलने की बात बोली गई है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताओ कौन सा वाला रेलवे स्टेशन होगा जिसका नाम बदला जाएगा। तो ये तो है नहीं मुगल सराय, इसका नाम तो ऑलरेडी बदल चुका है ना। अच्छा, फिर क्या, ये तो दीनदयाल जी के नाम पर हो गया। होशंगाबाद का नाम जो है वो नर्मदा के ऊपर हो गया, पेपर में आ चुका है। हजरतगंज की बात करोगे, हजरतगंज चौराहा, हाँ देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो है चौक चौराहा, एक है हजरतगंज चौराहा। चौक की बात करोगे तो वहाँ पे आपको लालजी टंडन जी का नाम मिलेगा। हजरतगंज की बात करोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम मिलेगा। बचा क्या है यहाँ पे, फैजाबाद इसका करेक्ट आंसर, सिंपल। तो इसका राइट आंसर क्या है, फैजाबाद इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अयोध्या अगर पूछा जाए कि ये कौन सी नदी के किनारे पर है तो आंसर आप क्या करोगे, सरयू नदी के किनारे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इसको याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला सवाल, चल भाई, हाँ बताओ, कहा जा रहा है कि आइरिस, याद आया, COP26 के समय पर एक आइरिस ग्रुप बनाने की बात कही गई। आइरिस ग्रुप में क्या होगा भैया, कुछ देशों को हम शामिल करेंगे और उन कुछ देशों के साथ में मिलके हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे जो क्या करेगा, जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा वगैरह देगा। लेकिन किसको पैसा देगा, जो भी ऐसे आइलैंड है जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, या पुअर आइलैंड है, या अंडर डेवलप्ड आइलैंड है, उनको पैसा दिया जाएगा। ये कहाँ पे डिस्कस किया गया, COP26 के अंदर। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो देखो बेटा, आइलैंड्स जो होते हैं ना, आपको मालूम है कि वो वाटर बॉडी के बीच में होते हैं। जब वो वाटर बॉडी के बीच में होते हैं और वहाँ पे अगर प्रॉपर आप डेवलपमेंट नहीं करते हो, अगर पोल्यूशन के लिए वहाँ पे काम नहीं किया जाता है, तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पे पोल्यूशन इंक्रीज होता है। पोल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो आइलैंड है उसके डूबने के जो आसार हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। समझ गए, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया। ये कब हुआ था, यूके के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था, लास्ट ईयर की बात है। यूके से मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला बताओ।
इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया एंड यूके बोथ। नेक्स्ट पे चलते हैं, बताओ कहाँ जा रहे हैं? निपन। निपन भारत। आपको ध्यान होगा कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसके अंदर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। साथ साथ में जो भी एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है उसका आउटकम क्या है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं यानी कि एजुकेशन के सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक एफर्ट जो है वो एफर्ट क्या है, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे निपिन नाम की जो योजना है इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये बताइए किसके द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, या फिर इसके लिए जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी को हेड कौन करेगा? एजुकेशन की बात है तो कौन करेगा? कौन करेगा? धर्मेंद्र प्रधान जी। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये जो पॉलिसी है ये 2020 में आती है, कस्तूरी रंजन कमेटी इसको हेड करती है। बट इसके बाद में आपको ध्यान होगा कि 5 सालों का एक प्लान बनाया गया 2020 से लेके 2027 तक, जिसमें क्या बोला गया कि जो एडल्ट एजुकेशन है, जो एडल्ट एजुकेशन है, इस एडल्ट एजुकेशन को हटा के हम क्या करेंगे? एजुकेशन फॉर ऑल करेंगे। क्या करेंगे? एजुकेशन फॉर ऑल। और ध्यान रखना कि यही सवाल आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा कि नाम चेंज करके यहाँ पे क्या नाम रखा गया है और ये कौन से ईयर से कौन से ईयर तक के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांसमेंट कंप्यूटिंग हैदराबाद टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑन द साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में कौन से बैंक के साथ में मिलकर यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक टाई अप किया गया है। ये जो टाई अप किया गया है ये एक सेंटर है डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग हैदराबाद के अंदर, उनके साथ में टाई अप किया गया। क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनेगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको याद होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मिलके एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है उन्होंने भी टाई अप किया था और उन्होंने एक नया सेंटर लॉन्च किया था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि वो जो सेंटर है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जगह है यूनियन बैंक की जो हम बात कर रहे हैं, यूनियन बैंक ने और भी काफ़ी जगह पे टाई अप किया, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एमएसएमई के साथ में किया गया है। ठीक है, एमएसएमई का जो सबसे पहला सेंटर खोला गया वो पुडुचेरी के अंदर हुआ। ठीक है, बट दूसरा सेंटर इनके साथ में मिलके खोला गया है। नेम द प्लेस, जगह का नाम कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आईपीएल कहा जा रहा है कि इस बार का जो आईपीएल है, आपको ध्यान होगा कि इसके वेन्यू तो 2 ही रखे गए हैं। हमने तो सोचा था लखनऊ में मैच वैच होगा, थोड़ा जाएंगे देख के आएंगे, तुम लोग को भी थोड़ा सा दिखाएंगे मैच, है। लेकिन क्या हो गया, सपने ही होते हैं। ज़्यादा प्लान कर लो ना तो वो कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है। खैर सुनिएगा, तो यहाँ पे 2 टीमें नई आई हैं। एक आप जानते ही हैं अपना लखनऊ है, एक आपका अहमदाबाद है, राइट। और ये जो दोनों जगह हैं यहाँ पर जो मैचेस हैं वो कंडक्ट नहीं होंगे। मैचेस जो हैं वो 2 ही जगह पे कंडक्ट होंगे, पहला है मुंबई, दूसरा है पुणे। सारे मैचेस आपको इन्हीं दोनों जगह पे मिलने वाले हैं। तो ये जो टीम्स हैं, है ना, इन टीम्स के जो मैचेस होंगे वो इनके होम ग्राउंड पे नहीं होंगे। पहले ऐसा होता था ना कि 7 मैचेस उनके होम ग्राउंड पे होते थे। कैसी बातें कर रही हो मैम, ये सब तो हमको आपसे ज़्यादा पता है, आई नो। चलिए अच्छा, बस ये बता दो कैप्टन का नाम कौन बताएगा? दोनों के कैप्टन बता दो। हाँ, और दोनों ही लोग जो है ना, दोनों ही लोग टैटू फ्रेंडली हैं। एक बार से दोनों के नाम बता दो, अहमदाबाद एंड लखनऊ, दोनों के कैप्टन्स के नाम। चलिए अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। बताओ हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कमला हैरिस फिनोमिनल विमेन। ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, कमला हैरिस की जब बात आएगी तो आप सभी लोग जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए की, है ना, और 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस जो है वो इंडियन है, ये भी हमें मालूम है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? चिदानंद राजघाट के द्वारा इसको लिखा गया है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, कमला हैरिस जो है ना, ये एक हिस्टोरिक प्लेस है, मतलब पहली बार किसी फीमेल को यहाँ पे बैठाया गया, जिसकी वजह से इनका नाम बहुत फेमस है। इसके अलावा टाइम्स मैगजीन की अगर आप बात करेंगे तो टाइम्स मैगजीन में आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या हुआ था, जो पर्सन ऑफ द
ईयर की फ़ोटो आती है ना, वो पर्सन ऑफ द ईयर में आप देखेंगे तो कमला हैरिस की फ़ोटो आई थी, जिसके साथ में जियो बाइडेन अंकल की भी फ़ोटो आई थी। तो ये ध्यान रखना, लास्ट वाले ईयर में ये हुआ था। वैसे 2021 की तो अगर आप बात करोगे टाइम्स मैगजीन की, तो आपको ध्यान होगा एलन मस्क की आई थी फ़ोटो। किसकी आई थी? एलन मस्क की फ़ोटो यहाँ पर आई थी। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? किताब। तो आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट पे आइए। ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट होता है? देखो ये अक्टूबर का ही है, तो ऑब्वियसली बात है अक्टूबर में ही होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये बनेगा 24 से लेके 31 अक्टूबर। इंटरनेशनल लेवल पर जब हम मीडिया इंफॉर्मेशन और लिटरेसी की बात करते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा वीक मिलता है। लेकिन जब भी हम कहते हैं कि लाइक मीडिया जो है, क्या वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स का पार्ट आता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रेस है या जो मीडिया है, ये आर्टिकल नंबर 19 के अंदर ही दिया गया है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो एटलीस्ट यू शुड हैव द आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आईबीटी की बात करोगे तो आपको ये चीज़ मालूम है कि ये जो है ना, ये चाइना और ये वाला जो पूरा बॉर्डर है, मतलब चाइना का ही जो पूरा बॉर्डर है, अरुणाचल से लेके सारा बॉर्डर, वहाँ पे कौन से फोर्सेस होते हैं? इंडो तिब्बतियन फोर्सेस होते हैं। कौन से? इंडो तिब्बतियन फोर्सेस। अब आप मुझे बताओ कि इंडो तिब्बतियन फोर्सेस के हेड कौन है? अभी लेटेस्ट में ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उनके हेड का नाम फटाक से लिख के बताओ। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडो तिब्बतियन फोर्सेस हैं, जो इनका पूरा लाइक फंक्शनिंग जो होती है, उसमें अगर आप देखो तो जो मैकमोहन लाइन वाला एरिया है, यानी कि चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच वाला जो एरिया है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योर रखा जाता है, मतलब वहाँ पे चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखने का जो काम होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो इन्हीं की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इनका हैप्पी बर्थडे कब होता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइजिंग डे 60th नंबर का था। अगला सवाल, इंडिया का पहला ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस वाइल्ड लाइफ एक्ट अपना खुद का किसने बनाया? महाराष्ट्र ने बनाया। तो ऑब्वियसली बात है कि लैब भी कौन बनाएगा? महाराष्ट्र बनाएगा। तो कहाँ पर बनाया होगा, बस ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नागपुर के अंदर इसको डेवलप किया गया है। अब सुनो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे कहा जाए कि वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग ये क्यों किया जा रहा है, देखिए कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल होता है ना कि कई बार ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाईवेज वगैरह हैं, अब वहाँ पे आप जा रहे हैं, अपनी गाड़ी को लेके चलाते हुए जा रहे हैं आप, लेकिन क्या हुआ, बीच में कोई एनिमल आ गया, तो ये क्या है? एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है ये, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, वो एनिमल की पहचान होना भी तो ज़रूरी होता है ना, तो उनकी पहचान करने के लिए यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया का पहला है, इंडिया का पहला है। पहला पहला प्यार और पहला पहला सवाल दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नागपुर के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे? नागपुर के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ब्रिक्स, हाँ भाई बताइए। सवाल में कहा जा रहा है कि 7th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, ईयर क्या है? ठीक है, 2022 नहीं लिखा हुआ है, 2021 लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये बताओ कि ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था 13th वाला, ये इंडिया ने होस्ट किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2021 में जब इसका आयोजन किया गया तो इसकी थीम आपको क्या देखने को मिली थी? व्हाट वाज द थीम? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर द कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। अब सुनो, ये तो है 13th, 14th की बात करोगे तो कहाँ पर? चाइना के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लाइक ईयर, तो 2022 हो जाएगा। बट यहीं अगर पूछा जाता है आपसे 12th की बात कर ली जाती है, इंडिया का जो है ये 21 में हुआ है, इससे पहले की बात करें 2020 की, तो ये ध्यान रखिएगा, तब आंसर जो है वो आपका रशिया बनेगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उस कंडीशन में आंसर यहाँ पर रशिया हो जाएगा। तो ब्रिक्स की बात हुई। अच्छा, ब्रिक्स के अंदर एनडीबी बैंक भी आपको मिलेगा। एनडीबी बैंक जब इस्टेब्लिश किया था तो इसको फॉर्जला डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो फॉर्जला डिक्लेरेशन पूछे या एनडीबी की फॉर्मेशन पूछे, दोनों का जो नाम है वो ब्रिक्स के साथ में ही आएगा। ब्रिक्स
कि सबसे पहली जो ऑफिशियल मीट हुई थी वो 2009 में हुई थी, और उसके बाद में 2010 में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर साउथ अफ्रीका को ऐड ऑन किया गया था। तो ऑफिशियल मीटिंग कब होती है, यहाँ पे एनडीबी किसका पार्ट है, ये सारी चीज़ें ब्रिक्स के साथ ऑप्शन डी में आएंगी। अगला बताओ, 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया। 58 नंबर की बात करोगे, 51st की बात करोगे, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या पॉइंट है। यहाँ पे जो नाम है ना, अगर हम उस नाम की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड है, राइट। लेकिन आपको याद होगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो भी अभी हाल ही में दिए गए थे। ये 2022 का है और ये 2021 का है। अच्छा, 2022 के जो इंटरनेशनल वाले अवार्ड्स हैं इसमें बेस्ट फिल्म, अरे वही तुम्हारी पुष्पा, राइट, बेस्ट फिल्म इसको दिया गया। लेकिन अगर बेस्ट एक्टर पूछा जाएगा तो कौन आ जाएंगे, रणवीर सिंह आ जाएंगे। और अगर बेस्ट एक्ट्रेस पूछी जाएंगी तो कृति सेनन आ जाएंगी। और अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताइएगा फॉर एग्जाम्पल कि ये जो यहाँ पर अवार्ड दिए गए इसके अंदर क्रिटिक्स की कैटेगरी में अवार्ड किसको दिया गया, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया गया और साथ में कियारा आडवाणी को अवार्ड से नवाजा गया है। दोनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फाइन, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे आओ, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, आंसर बताओ। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो बच्चे क्लास को बाद में ज्वाइन करना है, ये पूरे एक हफ्ते का रिवीजन आपका चल रहा है। जैसे मैंने पहले आपको हर एक डे का पढ़ा दिया था करेंट अफेयर्स का पार्ट जो आपका रह गया था, उसी तरीके से इस पूरे वीक का भी जो करेंट अफेयर्स का पार्ट है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, बस अभी जो रिविजन करा रहे हैं उस रिविजन पे फोकस करो। इसका आंसर क्या है, 24 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। अगला, मेरे दोस्त का बर्थडे भी होता है 24 अक्टूबर को। खैर, व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 2021। आपको बताना है यहाँ पर कि इसकी थीम क्या है, इसकी थीम आपको बतानी है। तो इसका आंसर क्या है, एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इसका राइट आंसर बनेगा। अब सुनो, टू एंड पॉवर्टी, टू एंड पॉवर्टी। कई बार क्या होता है जब हम वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस को पढ़ते हैं तो वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, है ना। और यूपीएससी हमको रुलाता है, इसी बात पर रुलाता है। क्यों? क्योंकि हमको तो लगता है कि वो सिर्फ लोन वोन देता है, पॉवर्टी को हटाने का तो काम करता ही नहीं है। बट बात ये समझो ना, जब वो लोन देता है तो लोन क्यों दे रहा है, ताकि वहाँ पे थोड़ा वेलफेयर हो, वहाँ पे लोगों के पास में थोड़ा पैसा वैसा है, तभी तो देता है। तो उससे बेटा अपने आप ऑटोमेटिकली जो पॉवर्टी है वो क्या होगी, कम होगी। तो पॉवर्टी को कम करने के लिए भी जो वर्ल्ड बैंक है वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी को कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक काम नहीं करेगा। और जब भी हम यहाँ पे एसडीजी की बात करेंगे तो एसडीजी के अंदर भी देखोगे तो आपको पॉवर्टी को एंड करना, एजुकेशन को बढ़ाना, अपने हेल्थ के लिए पैसा खर्च करना, ओशन को मेंटेन करना, ये सारे गोल्स आपको मिलते हैं किसके अंदर, एसडीजी के अंदर, ठीक है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट पे आइए, इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमैट्स, इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमैट्स। सवाल में कहा जा रहा है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, 24 अक्टूबर है। क्या है, 24 अक्टूबर। ये लो आ गया ग्रैंड प्रिक्स। अब अभी रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा था, इस क्राइसिस को अगर हम ध्यान से समझें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस क्राइसिस में जो रशियन ग्रैंड प्रिक्स थी उसको कैंसिल किया गया, वरना वो भी लुइस हैमिल्टन जीत ही लेते, है ना। तो यहाँ पे आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, ये बताओ कि फॉर्मूला 1 रेस जो है 2021 यूएस ग्रैंड प्रिक्स, ये किसके द्वारा जीती गई है। आपको पर्सन का नाम बताना है, आपको पर्सन का नाम बताना है। इसका आंसर क्या है, मैक्स के द्वारा इसको जीता गया है। दो ही नाम यूजुअली आप देखते हो, या तो ये या तो ये भी नाम आता है, बट मतलब कभी कभी आपको ये नाम मिलता है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो आपको यही दोनों नाम मिलते हैं। फाइन, चलो अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला बताओ, हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ द डेनमार्क बैडमिंटन चैंपियनशिप ओपन 2021। डेनमार्क बैडमिंटन, डेनमार्क बैडमिंटन, फटाक से आंसर करो। देखो, एक तो बैडमिंटन प्लेयर जो आपको सबसे ऊपर ही नाम दिख रहा है दैट इज विक्टर, और विक्टर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो डेनमार्क से ही बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन 1 हो। जी हाँ, इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1 है। और बैडमिंटन की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो ही इज द फर्स्ट प्लेयर,
ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर, यानी कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर इनकी जो रैंकिंग है वो आपको सबसे ऊपर मिलेगी। ये ध्यान रखना, ये तो बैडमिंटन प्लेयर है ही नहीं, इनका तो नाम बैडमिंटन से जुड़ा ही नहीं है ना। ये तो अभी डेविस कप को जीते थे ना। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताइए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द विमेन्स सिंगल टाइटल इन बैडमिंटन एट द डेनमार्क ओपन 2021। यहाँ पर फीमेल पूछा जा रहा है, यहाँ पर फीमेल का नाम पूछा जा रहा है, आंसर करो। इसका आंसर होगा अकाने। अब देखो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है निजोमी, निजोमी है, नियोमी नहीं है, नियोमी वो नहीं है, आपकी बैडमिंटन प्लेयर नहीं है ना। तो ये नाम याद रखना, पता चला यहीं पर आपसे क्या हो जाए, गलती हो जाए। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट पे आइए, सारा टेलर। सारा टेलर ये कौन सी कंट्री से जुड़ी हुई है? सारा टेलर कौन सी कंट्री से जुड़ी हुई है? नेम द कंट्री, नेम द कंट्री। बताओ बताओ, फटाक से बताओ। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इंग्लैंड के साथ में आपको इनका नाम देखने को मिलेगा। मेरा आपसे छुटकू सा सवाल है कि जो सारा टेलर है ना, इनका नाम अगर आया है न्यूज़ में तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा। अब इनका नाम क्यों आया है वो तो आप मुझे बताओगे। एक बार से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इन्होंने कौन सा कीर्तिमान हासिल किया है जिसकी वजह से इनका जो नाम है वो आपको चर्चा में देखने को मिला। अगला सुनिएगा, पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहा जा रहा है कि 9th क्या है? एयरपोर्ट है। अब हम कंफ्यूजन आ गया वहाँ। आपने तो कहा था यूपी के अंदर 5 एयरपोर्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 एयरपोर्ट है। भैया यही तो बात है ना, शब्दों का खेल होता है सब। सुनो, एयरपोर्ट ऑफ द स्टेट लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द स्टेट। फाइन, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द स्टेट तो आप आंसर करोगे कितना? 5। और अगर यहाँ पे आपसे स्टेट के अंदर ही कितने एयरपोर्ट हैं सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या करोगे? 9 आंसर करके आओगे। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को साथ में मिला मत दीजिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, अगला लिखा हुआ है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, राइट, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसको भी हाल ही में इनोग्रेट तो किया गया यूपी के अंदर, बट द पॉइंट इज, ये ध्यान रखना कि बुद्धिस्ट सर्किट का हिस्सा है। ये किसका पार्ट है? ये बुद्धिस्ट सर्किट का हिस्सा है। और जब भी हम बुद्धिस्ट सर्किट की बात करेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर कौन कौन सी प्लेसेस हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। कमेंट बॉक्स में एक बार से बताना नंबर ऑफ प्लेसेस। अगर बोले कि मैम नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाया है, तो कूटे जाओगे। पूछे क्यों? पूरा का पूरा बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, दोनों का दोनों पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। चलो, बुद्धिस्ट सर्किट की तो यहाँ पे बात हो गई, बट कुशीनगर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? देखो, 2 चीजें हैं। एक तो है यहाँ पे लुम्बिनी, दूसरा है यहाँ पर कुशीनगर। लुम्बिनी की अगर तुम बेटा बात करोगे तो इनका जन्म है, जो कि आज के टाइम पे आप अगर देखें मैप में तो कहाँ मिलेगा आपको? नेपाल के अंदर। और ये वो जगह है जहाँ पे इन्होंने लास्ट ब्रीथ ली थी। कहाँ पर? ये आपको मिलेगा वाराणसी से थोड़ी सी दूरी पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। समझ गए? इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, रामायण सर्किट जब आएगा ना बेटा तो उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और थोड़ा सा वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन क्यों होगा? वो इसलिए होगा, रीज़न बीइंग कि जो ये नंबर ऑफ साइट्स हैं रामायण सर्किट के अंदर वो टोटल 13 हैं। अभी तेलंगाना वाली साइट को मिला दे तो टोटल 13 है, बट जो बिहार वाली साइट है उसको इसके अंदर ऐड करने की बात हो रही है। तो इन केस वो ऐड हो जाती है तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर टोटल 14 साइट्स हो जाएंगी। समझ गए? चलो, अच्छा, तो ये था अपना आज का सेशन जहाँ पे मैंने आपको पूरा रिविजन कराया है। आई होप कि आपने इसका रिविजन जो है बहुत अच्छे से किया होगा। इस दिन का जो करंट अफेयर्स है वो हम आपका पूरा कराएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट वीक आते ही सारी चीज़ें आप लोगों की जैसे थी सिस्टमैटिक वैसे चलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा आपका जो नया पेड बैच है गाइस वो स्टार्ट हो जाएगा 1 मई से। ध्यान रखना, 1 मई से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे आपके प्लस के भी, राइट। प्लस के क्लास का जो समय होगा वो याद रखने का है कि सुबह एक तो ये समय है, ठीक है, दूसरा जो समय रहेगा दैट विल बी दिस टाइम। तो यहाँ पर एक है आपका जीएस, एक रहेगा आपका जीके। ये दोनों आपका पूरा साथ में चलेगा, दोनों ही आपके थ्योरी क्लासेस होंगे। फाइन, तो ये आपका स्टार्ट होगा। इसके अलावा ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स तो मिलते हैं एसएससी एग्जाम के लिए। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, सफलता बैच के नाम से, या किसी भी एसएससी कैटेगरी के अंदर किसी भी बैच को ज्वाइन कर लो। आप सारे क्लासेस देख पाओगे, मेरे क्लासेस, किसी और एजुकेटर के क्लासेस, मैथ्स के, इंग्लिश के,
के, रीजनिंग के, यू कैन अवेल एनी क्लास, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप किसी और कैटेगरी में भी जाके किसी और बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल स्टेट पीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया या डिफेंस हो गया, वहाँ पर भी आपको यही सारे फीचर्स मिलते हैं। आइकॉनिक फीचर्स वहाँ पे भी मिलेंगे, आस्क का डाउट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, रेज योर हैंड है, और यहाँ पे एसएससी का जो अमाउंट है वो अमाउंट इतना है। हो सकता है इनके ऊपर कुछ ऑफर चल रहा हो, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कुछ ऑफर्स हो। तो ये आप टेलीग्राम चेक कर लेना, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, वहाँ पर आपको क्या है इसका अपडेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अपने बैचेस को अवेल कर पाओगे। कोड क्या रहेगा, कोड प्रति 10। अनअकैडमी पे मेरी एब्सेंस में भी अगर कहीं पर आपको कोई कोड पूछता है तो बस सिंपली आपको क्या करना है, ये फटाक से कोड वहाँ पे लिखना है, और आप हर एक क्लास को, हर एक स्पेशल क्लास को, हर एक टेस्ट को, आप हर एक चीज़ को फ्री में एक्सेस कर सकते हो आफ्टर यूजिंग दिस कोड। इसको यूज़ करने के बाद में ये अमाउंट्स आपके 10% कम हो जाते हैं। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। कतई ना सोचना कि मैम इज़ ऑन लीव, तो भैया अपनी तो मौज है ना, ये अपनी तो मौज बेटा अगर तुमने सोची, कसम से बता रहे हैं, अपनी तो मौजी हो जाती है फिर, है फिर वही वाला गाना आता है, मौजा ही मौजा। सुनिएगा, ये टाइम आपके रिवीजन के लिए है। जितना ज़्यादा तुम रिवीजन कर सकते हो उतना ज़्यादा तुम रिवीजन करो, क्योंकि वापस आने के बाद में यही नंबर ऑफ क्लासेस आपके फिर डबल हो जाएंगे। फिर आप कहोगे कि मैम रिवीजन का समय नहीं मिल रहा है। तो जस्ट डू योर रिवीजन, मत सोचो कहीं और से पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका ना, क्योंकि वो ड्यूरेशन, वो जो टाइम पीरियड है ना, फिर वो वेस्ट हो रहा है। समझ लो, एग्ज़ाम आने वाला है, आपको मालूम ही है, एग्ज़ाम से पहले कम से कम 15 डेज पहले आपको करंट अफेयर्स, आप आराम से उसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। फाइन, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले क्लास में, है ना। और तब तक उम्मीद करेंगे कि रशिया और यूक्रेन वाला जो क्राइसिस है वो भी पूरी तरीके से शांत हो चुकेगा, है ना। चलिए, अच्छा, तो मिलते हैं। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम।